आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना, रुक के थक के अकड़ के झुक के ऐसे है चलना, खोल के चलना। पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना, पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना। Combat Sports Shoes brings out the best in you. जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, सियासत के योद्धाओं की बड़ी कसरत हो रही है। चुनाव के दिन है साहिब, गरीबों की बड़ी सेवा हो रही है। नमस्कार, लोकतंत्र लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ फरहा सदीकी। लोकतंत्र में आज बात होगी दूसरे चरण के मतदान से पहले नेताओं के मन में चल रहे सवालों पर, और बात होगी चुनावी प्रचार बंद होने की। तो 2019 के चुनाव की सरगर्मियां अपने शबाब पर है। महज 48 घंटे बाद देश के 13 राज्यों की 97 सीटों पर देश की जनता अपने नेता चुनने के लिए मतदान करने पहुंचेगी। हर किसी के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। हर दल ने अपने अपने घोषणा पत्रों के जरिए जनता का मन मोहने की हर मुमकिन कोशिश की है। सवाल ये कि क्या जनता इन घोषणा पत्रों के आधार पर तय कर पाएगी अपना वोट, या पिछली सरकारों के कामकाज के आधार पर करेगी? क्योंकि ये विधानसभा का नहीं बल्कि देश का चुनाव है। यहाँ पर प्राथमिकताएं अलग हैं, क्योंकि देश को अपना प्रधानमंत्री चुनना है। हालांकि चुनाव प्रचार का भोंपू बंद होने से पहले हर दल ने आखिरी वक्त तक अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनावी प्रचार किया। बड़े बड़े दिग्गज चिलचिलाती गर्मी में जन जन तक पहुंचकर समर्थन की अपील करते नजर आए। लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब जनता को यह तय करना है कि वो कैसा नेता, कैसी सरकार और कैसा प्रधानमंत्री चाहती है। अपनी प्राथमिकताओं की कसौटी पर कौन होगा पास, कौन होगा फेल, अब बस ये चर्चा का विषय रह गया है। क्योंकि प्रचार बंद हो चुका है दूसरे चरण के लिए, चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर काफी संजीदा भी है। इसके लिए आयोग ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर सर्वे, एग्जिट पोल, टैरो कार्ड, यहां तक कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों तक को 19 मई तक ना चलाने का आदेश जारी कर दिया है, ताकि वोटर किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो पाएं और अपने विवेक और आकलन के आधार पर अपना वोट कर सकें। तो दूसरे चरण का मतदान होना है 18 अप्रैल को। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे करीब 11 और राज्य हैं जिनके सीटों पर मतदान होगा। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर कुल 13 राज्यों की 97 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी की सीटें शामिल हैं, जहां पर चुनाव होना है। खास इसमें फतेहपुर सीकरी और मथुरा की सीटों को माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, तो फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बात करें दूसरे राज्यों की, तो पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होना है दूसरे चरण के तहत, जबकि महाराष्ट्र की 10 सीटें इसमें शामिल है। तमिलनाडु की 39 सीटें, तो कर्नाटक की 14, ओडिशा की 5, असम की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1 और पुडुचेरी की भी इसमें 1 सीट शामिल है। तो आपको बता दें, दूसरे चरण के तहत मतदान होना है 18 अप्रैल को, जिसके लिए चुनावी प्रचार थम चुका है 16 अप्रैल शाम 5 बजे। अब चुनावी प्रचार नहीं कर सकते इस चरण के लिए, वो थम चुका है। लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी चुनावी प्रचार में। अपने जो पार्टी के नेता हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनावी प्रचार करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचते हुए नजर आए। तो चुनावी प्रचार बंद हो गया है। कौन कौन से दिग्गज कहां से चुनावी मैदान में है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले
हमारे साथ जो आज हमारे खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका मैं परिचय करा देती हूं। लखनऊ से हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के दिलीप लोधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से प्रमोद यादव जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से मेरे सहयोगी शशांक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ की नोएडा स्टूडियो की बात करूँ तो यहाँ से हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। किसानों के मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे तमाम जितने भी मेहमान हैं उनका बहुत बहुत स्वागत नेशन लाइव में। दिलीप जी, आपके पास सबसे पहले जाऊंगी। 8 सीटों के लिए चुनाव होना है दूसरे इस चरण में। बीजेपी की अगर बात करें तो मुद्दे तो कई होते हैं। इस बार जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या लगता है जनता आएगी आपकी बातों में? टैगिंग वाले वर्ड लोकसभा चुनाव और ये बीजेपी हैशटैग टैगिंग अगर हम हिंदी के कैप्शन के साथ इंग्लिश में टैग वर्ड यूज करते हैं और लगता है अभी हम ठीक तरह से जुड़ नहीं पाए, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन बता दें आपको कि आगरा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो एसपी सिंह बघेल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि मनोज सोनी बसपा से, प्रीता हरित कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई हैं आगरा लोकसभा सीट से। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, सारी ही सीटें काफी अहम मानी जा रही है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही एक बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, तो सबसे ज्यादा नजर उसी राज्य पर रहती है। और जो दूसरे चरण का मतदान होना है, 8 सीटें उत्तर प्रदेश की उसमें शामिल हैं, जिसमें आगरा से एसपी सिंह बघेल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि मनोज सोनी बसपा के नेता हैं, महागठबंधन का उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। और कांग्रेस से प्रीता हरित चुनावी मैदान में है। तो आगरा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बसपा से मनोज सोनी, बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ की सीट पर सतीश कुमार गौतम जो कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि अजीत बलियान बसपा के नेता हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार, क्योंकि इस बार सपा बसपा आरएलडी मिलकर यानी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। और अगर बात करें कांग्रेस की तो विजेंद्र सिंह चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट से। अमरोहा सीट की अगर हम बात करें तो अमरोहा लोकसभा सीट पर कुंवर दानिश अली हैं बसपा के उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से, जबकि कांग्रेस के सचिन चौधरी हैं तो बीजेपी के कंवर सिंह तंवर चुनावी मैदान में हैं। तो तमाम सीटों पर आज हमारी नजर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की। लेकिन लखनऊ से मेरे मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी जी। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चुनाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन आपसे हम बात करते हैं किसानों की। कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं किसानों के जो सरकार हर बार हर चुनाव से पहले वादे करती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए किसानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत किसान की देख करके ये लोग बात करते हैं कि हाँ भाई किसान की क्या ज़रूरत है, और ये ज़रूरत कोई नई नहीं है, पुरानी ज़रूरतें सारी। जो भी सरकार इलेक्शन में अपना जो है बहुमत सिद्ध करने की कगार पे होती है कि भाई हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, तो लुभाती है किसान को। किसानों को क्यों लुभाया जाता है? क्योंकि किसान भोला भाला है। अब किसान के साथ जितने भी ये अपना पार्टियां सभी ने छल किया है। बीजेपी ने भी छल किया है। जो बगैर किसान के कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती। अब इन्होंने किसान के लिए जो बोला है सारी चीज़ हम करके देंगे, ये करके देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उसकी हम बहुत दिन से जो डिमांड करते आ रहे हैं, अपनी तरफ से काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सी भी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। इन्होंने जो ये किसान है, किसान के ऊपर पैर रख के सरकार बनती है। गजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लखनऊ के हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और आप किसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो सबसे पहले इसको लेकर उन्हीं से सवाल करते हैं। जी
दिलीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो जिस तरह से गजेंद्र जी ने कहा कि किसानों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हकीकत में उन तक पहुंच नहीं पाती है सरकारें। बीजेपी की सरकार इस वक्त केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल कि इस बार फिर से किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए चुनाव से पहले, क्या हो पाएंगे पूरे? जी निश्चित तौर पर। फरा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। फरा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी, सुन पा रही हूँ आपको। फरा जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी दिलीप जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको, आप बताइए। सुन पा रही है, बोल रही है। जी, थैंक यू। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों ने किसानों के लिए इतना काम किया है जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में किसानों ने पूरी तरह से मन बना लिया है। और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया है और मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने दोनों ने मिलकर काम किया है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और पूरे देश में मोदी सरकार ने, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि किसानों को जो है कोई भी जो दिक्कत है वो काफी हद तक कम की गई है। और चूंकि देश में लंबे समय तक किसानों के लिए परेशानी रही है, तो इतना पूरे तौर से तो खत्म नहीं की गई जा सकती एक बार में, लेकिन निश्चित तौर पर पूछना चाहूंगी, प्रियंका जी यहाँ पर कुछ सवाल करना चाह रही है। जी प्रियंका जी, बोलिए। जनता देने जा रही है, उसमें पूरी तरीके से हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसानों की समस्याएं उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। आप देखिए, जब किसान अपनी समस्या लेकर दिल्ली जाता है तो उस पर पानी की बौछार की जाती है, उसके डंडे लाठियों से जवाब दिया जाता है। मंदसौर में जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो उस पर गोलियां चलाई जाती है। आप हालत देखिए आलू का। किसान आलू जब बेचता है तो 400 कुछ रुपए बचते हैं उसके पास, वो प्रधानमंत्री जी को भेज देता है। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने वादा किया कि जो गन्ने का भुगतान है वो 14 दिन में करेंगे, पर कब किया 14 दिन में भुगतान? आज तो देखिए कहीं कोई बोलने वाला ही नहीं है। आप देखिए जिस तरह से एक किसान अपनी जो फसल है उसको उगाने के लिए खून पसीना मेहनत सब करके अपनी फसल उगाता है, और उसको खा कौन जाता है? जंगली जो आवारा पशु घूम रहे होते हैं वो खा जाते हैं। आप देखिए इन्होंने किसान को क्या दिया? किसान और किसानी से जुड़े हुए सारे व्यापार आज देखिए जो 14 सालों का सबसे निम्नतम स्तर है उस पर पहुंच चुके हैं। आप इनसे देखिए, किसानों के बारे में पूछते हैं, अरे किसानों के पास कभी गए हैं? ये बताइए, कभी उनका दुख दर्द पूछा है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या समस्या है? सिर्फ 2000 रुपए जो 2000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट भेजते हैं, वो क्या है? वो नोट फॉर वोट है। वोट के लिए इन्होंने 2000 रुपए किसानों को लालच देने की सीधी सीधी कोशिश की है। किसानों का दुख। इससे पहले यूपीए की सरकार थी, तब क्या किया गया था? किसान से बात करते जब वो दिल्ली में आया था, किसने बात की किसान से आज तक? देखिए यूपीए की सरकार में किसान को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई, किसान का लोन माफ किया गया। किसान को उससे पहले भी अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी के समय से एक देखिए हरित क्रांति चलाई गई, उच्चतम स्तर के बीज दिए गए किसान को, किसानों को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। परंतु हाँ, किसान के लिए अभी भी हमें और काम करना है ताकि किसान को उसकी जो स्थिति है उससे उबारा जा सके। आज नोटबंदी की वजह से किसान की कमर टूट गई है। इनके कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो किसानी की जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो किसानों को भी हुआ है। आप देखिए जिस तरह से ट्रैक्टर की बिक्री कम हो गई है, उससे पता चलता है कि आप देखिए कि किसान ट्रैक्टर तक नहीं खरीद रहा है, तो ये क्या है? आप देखिए 2 पहिया वाहन की बिक्री कम हो गई है। इससे क्या पता चलता है कि जो आम आदमी है सबसे ज्यादा वही प्रभावित है। आप देखिए ये किसका लोन माफ करते हैं? ये बड़े बड़े चंद बिजनेसमैन का लोन माफ करते हैं, परंतु गरीब और किसान के लिए इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ गजेंद्र जी, आप भी सुन रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि कांग्रेस के यूपीए के राज में क्या क्या किया गया, क्या सही है ये सब चीजें? आप बताइए। बिल्कुल गलत है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसान के साथ सभी ने सौतेला व्यवहार किया और इस तरह से किया किसान को। किसान एक अन्न का दाना, देखो कुदरत किसान के ऊपर बड़ी मेहरबान है। अगर किसान को तोड़ा तो सरकारों ने तोड़ा है। किसान का एक अन्न का 100 गुना पैदा होता, 100 अन्न के दाने एक अन्न से पैदा होते, और वही किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमारे लिए किसी ने कोई राहत नहीं की आज तक। हमेशा किसान को दबाया गया है और किसान के ही
सर पे पैर रख के सरकारें बनती है। जिस टाइम ये अपनी भाषणबाजी करते हैं, जब अपनी इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, किसान के बड़े बड़े लंबे चौड़ी लिस्ट किसान को दी जाती है, लेकिन उस लिस्ट को जैसे ये चुनाव जीतते हैं सारे उस लिस्ट को भूल जाते हैं। किसान वहीं का वहाँ खड़ा हुआ है और आत्महत्या करने को मजबूर है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज किसान बर्बादी की तरफ है, कोई सरकार नहीं देखती जो। और समाजवादी पार्टी से प्रमोद यादव जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि बहुत कुछ करते हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, जबकि जो किसान यूनियन के प्रवक्ता है उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस की हो या बीजेपी की कोई सरकार काम नहीं करती। आप किस पर राय? फराज जी, किसान की स्थिति अभी हमारे प्रियंका जी ने बताया। ये सत्य है कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत बदहाल है। अभी मैं कल ही आ रहा था, आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे के किनारे में देखा, रात को 11 बजे थे और कुछ किसान खेतों में लाठी लेके पहरा दे रहे थे सिर्फ जानवरों से बचाने के लिए। जो योगी जी के जो गाय प्रेम है, वो गाय प्रेम किसानों को बर्बाद कर दिया है मैडम उत्तर प्रदेश में। फराज जी, आज आप मथुरा हो चाहे आगरा हो, चाहे ये जो 8 सीट की जो चुनाव होने वाला है जो 48 घंटों में, वहां का किसान इंतजार कर रहा है कि हमें कब बटन दबाना पड़े और कब मैं बटन दबाऊं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस को ठगने के सिवा कोई कार्य नहीं किया। एक मैं और आपको सामने लाना चाहूंगा, किसान फसल बीमा योजना के नाम पे एक इतना बड़ा घोटाला हुआ है। रिलायंस कंपनी को दिया गया ये आज बीमा, फसल बीमा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। जो फसल के नाम पे किस्त तो ले लिया जाता पर किसान को उसका भरपाई नहीं किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों में, देश के किसानों में ये बीजेपी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। इस समय धरती पे, जमीन पे उतर के देखिए, किसान इस समय परेशान है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य समाजवादी पार्टी की सरकार थी राज्य में, तो आप लोगों ने क्या किया था किसानों के लिए? कि किसान भाइयों, गन्ना किसानों के लिए हम लोगों ने किसान पेंशन योजना, उनके युवाओं के पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, किसानों की काफी हद तक समाजवादियों ने मदद किया है। और समाजवादी का मतलब, समाजवादी का नाम ही है किसान। जैसे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं इस समय, किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे अजीत सिंह जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी का ही नाम है किसान के दुख दर्द को समझना। समाजवादी से बेहतर कोई उनका दुख दर्द नहीं समझ सकता है। आप किसानों से जाके पता कर सकती हैं। किसान इस समय समाजवादी पे और गठबंधन पे भरोसा किया है। और ये जो 8 चुनाव जो अभी प्रमोद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के जो गुड्डू पंडित है, फतेहपुर सीकरी के उम्मीदवार, वो तो इस वक्त खूब गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गालियों तक पे वो उतर आए हैं। वो कितना सही मानते हैं आप? मैं फराज जी ये कहना चाहूंगा, जो गुड्डू पंडित जी हों चाहे पंडित सिंह जी का बयान हो, वो पर्सनल उनका बयान हो सकता है, पर हमारे संरक्षक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साफ कहना है कि मैं किसानों के लिए, किसानों के हित में आने वाले समय में, अभी एक घटना आपको बताऊं, एक किसान अभी परसों मुझसे मिला और कहने लगा कि जो 50 किलो का यूरिया का बोरी था, डीएपी के बोरी, जो खाद की बोरी, उसको। गुड्डू पंडित की हम बात करें, राज बब्बर को लेकर, उनके समर्थकों को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे थे, गालियों तक पर उतर आए थे, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो पार्टी है उसमें हमेशा ही जो भी हम कहते हैं उस पर हम अमल करते हैं। हम बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते कि हम किसी को भी कुछ भी बोल दें। शांति प्रिय ढंग से, मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि हमारे जो राज बब्बर जी हैं वो किस तरह से शांति प्रिय ढंग से अपना जो है कार्यक्रम करे जा रहे हैं, एक पर एक जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, जनता की जो पीड़ा है उसको समझ रहे हैं, आलू का किसान है उसका दुख दर्द समझ रहे हैं, अन्य कृषि से जुड़े हुए जो जितनी भी चीजें हैं उसको बता रहे हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी जो न्याय योजना है उसके बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं
है, वो कौन उनके प्रति क्या कह रहा है, किस तरह की भाषा यूज कर रहा है, ये उनकी अपनी परेशानी है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझती हूँ कि आज के परिवेश में, राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है और इसका खंडन होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। दिलीप जी, आप किसानों के विकास की तमाम बातें कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर 5 साल हेमा मालिनी ने सही से काम किया है तो अब उन्हें अलग अलग तरह से हथकंडे क्यों अपनाने पड़ रहे हैं? कभी वो खेतों में जाके फसलें काटती नजर आती हैं, तो कभी किसानों के साथ वो नजर आ रही है। क्यों इस तरह के हथकंडे? क्या पहले से उन्हें ये सब याद नहीं आया? चुनाव के वक्त में ही क्यों? देखिए, ऐसा है फराज जी, ये तो एक तरीके से कहेंगे कि प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर हेमा मालिनी जी ने काम किया है और उस काम के बल पर ही वो जीत के आएंगी। और आपको पहले उन्हें खेतों में नहीं देखा गया इस तरह से फसल काटते हुए? चुनाव से पहले ही क्यों तस्वीरें प्रोपेगेंडा नहीं होती हैं? देखिए, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में जितने लीडर हैं, मुझे लगता है आप अगर उनका आकलन करेंगे तो 90 से 95% किसान के बेटे ही आज जो है भारतीय जनता पार्टी में सरकारों में हैं। और चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, और इससे पूर्व में भी अगर कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो किसान के घर से ही आए थे। और आज देश के गृह मंत्री जो लखनऊ से आज जिन्होंने नामांकन किया है वो भी किसान के ही घर से आए हुए हैं। तो ये तो कहना नाइंसाफी होगी कि हम किसानों के विषय में नहीं जानते या हम किसानों के घर नहीं जाते। हम तो उसी घर में पैदा हुए हैं। मैं खुद अगर बताऊं तो मैं तो खुद ही उसी घर में पैदा हुआ हूं जहां किसानी होती है और आज भी किसानी हो रही है। फोटोज देखकर लगता है कि वो तो शायद नहीं जानती हैं। समझ सकता है। जहां तक हेमा मालिनी जी की बात आप कर रहे हैं, हेमा मालिनी जी नहीं जानती हैं, लेकिन हेमा मालिनी जी को जनाने के लिए, हेमा मालिनी जी किसानों की बात को समझ सके, उसके लिए हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लगा है। और हेमा मालिनी जी उस दिन जो है, जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कि वो प्रचार में निकली थी और खेत में महिलाएं जो है फसल काट रही थी। चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? एक्टर हैं और उनको जो है अच्छा लगा तो वो खेत में चली गई। अब वो देखिए, निश्चित तौर पर वो वहां से जीती थी और वो हकदार थी, उन्होंने काम किया था। अगर वो हकदार नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती। गजेंद्र जी, क्या आपको सही लगता है कि हेमा मालिनी अब खेतों में पहुंचती हैं और अब वो फसलें काटती नजर आ रही हैं? क्या लगता है कि वाकई जानती है किसानों के बारे में? क्या मजाक नहीं है किसानों के साथ? देखिए, मजाक है किसानों के साथ, सीधा सीधा मजाक है। बाकी एक बात मैं प्रवक्ता से बीजेपी दिलीप जी हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं। अभी इन्होंने एक जिक्र किया था, किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, किसान के बेटे को टिकट दिया हमने। मुझे एक उदाहरण, कोई सी भी सरकार है, मुझे एक उदाहरण ये दे दीजिए आप, किस किसान के बेटे ने डिसीजन लेकर के किसानों की भलाई का काम किया है? एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। मैं पूरे कांग्रेस से भी और आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं, किस किसान के बेटे को हक दिया? हक तो हाईकमान देता है और कानून हाईकमान बनाता है। आप जनाब एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर जो आप आज बोल रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी जो भी बोल रही है, ये कहां से बुद्धि आई? गति और मति ये इस अन्न से पैदा होती है। और अन्न उगाता कौन है? अन्नदाता उगाता है। जब अन्नदाता के सर पे आप पैर रख के सरकार बनाना जानते हैं, अन्नदाता को धकेलना जानते हैं, हर एक पार्टी की बात कर रहा हूं मैं जब, तो आपको गति और मति कहां से मिलेगी? आप सच्चाई से आइए। अब 2 लाख आदमी जुटा करके यहां भाषणबाजी हो रही है, कहीं 3 लाख आदमी जुटाया जा रहा है। क्यों बार बार अपने आप को पेश करते हो? गजेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। गजेंद्र जी ने जो सवाल किया, मैं अपने तीनों मेहमानों से एक एक कर इस पर जानना चाहूंगी। सबसे पहले दिलीप जी, आप इसका जवाब दीजिए 30 सेकंड में। देखिए, गजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो शायद मैं समझता हूं कि बहुत करीब से समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। किसानों, अभी जैसे किसान बीमा योजना है वो किसानों के लिए ही है।
और जो फसलों में नुकसान हो रहा है उसी के लिए सरकार ने यह एक बड़ी योजना लागू की है। अब इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब इस पर अगर इस बात को ये लोग नहीं समझना चाहते या इसके मर्म में नहीं जाना चाहते तो अब इनको कैसे समझाया जाएगा? वक्त आएगा, जैसे जैसे उसका लाभ मिलना शुरू होगा, इनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बढ़ेगा। मैं यही बात कह सकता हूं। क्या है आपके मन में? मैं दिलीप जी एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि हाँ, आप भी बिजनेस करते हो, सभी बिजनेस करते हैं। एक अन्न के दाना, हम एक अन्न का दाना डालते हैं, उसमें 100 अन्न के दाने पैदा होते हैं। हमारा बिजनेस तो बहुत सॉलिड है, हमें भीख की जरूरत नहीं है। बीमा योजना से पहले हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कीजिए। आप हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे तो हमारा तो बिजनेस बहुत सॉलिड है, क्योंकि हम आपको भी पूरी दुनिया को अन्न खिलाने वाले हैं। सब्जी हम उगाते हैं। जी गजेंद्र जी, अब मैं प्रियंका जी से सवाल करना चाहूंगी इस पर। प्रियंका जी, आपने सुना था, क्या सवाल था गजेंद्र जी का? आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि यूपीए के कार्यकाल में भी बहुत काम किए थे किसानों के लिए। देखिए, ये हर व्यक्ति जानता है कि उस समय किसान, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय किसान के पास न ज़मीन थी, ना वो अन्न उगाना जानता था। वो सारी चीज़ें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही की। आज एक किसान के पास ट्रैक्टर होता है, ज़मीन होती है, तो वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। ये हमारा इतिहास है। और हमने हरित क्रांति जब लाए थे तो किसानों के लिए ही लाए थे, और वो एक क्रांतिकारी जो है ना तरीका था, जिसके थ्रू कृषि को बहुत एक उच्चतम स्तर पर पहुंचाया गया। प्रियंका जी, लेकिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हाल ही में हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करके सत्ता में आई थी। लेकिन वहां पर जो शिकायतें आ रही है, किसानों को 3-3, 5-5, 10-10 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से हमने वादा किया था, हमने निभाया है, और हमारा काम उस पर अभी भी चल रहा है, और हम जनता को पूरी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा है कि किसान को कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। उसके लिए किसान, प्रियंका जी, क्या हजारों रुपए के जो कर्जदार किसान है 10 रुपए का चेक थमाकर वादा हो जाता है पूरा आपका? क्या वो होता है वादा निभाना? नहीं तो एक आधे केस होंगे मैडम, बहुत ज्यादा केस नहीं है मेरे हिसाब से। एक आधा केस होगा, उसको हाईलाइट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप देखिए कि ये इस तरह की चीजें होती हैं। अब जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, किसानों का ऋण माफ हो रहा है, तो इसमें एक आधा केस इस तरह का सामने आया है। वो भी गलती किसकी है? वो भी बीजेपी की गलती है। कई किसानों का इन्होंने ऋण जो दिया है वो उस पर चढ़ा कम है और दिया ज्यादा है, या चढ़ा कम है, चढ़ा ज्यादा है, या दिया कम है। तो इस तरह की समस्याएं भी निकलकर सामने आई हैं। प्रियंका जी, आपको रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी अर्जुन पंडित भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और आगे भी करते रहेंगे। हमने हाँ फरहा, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो अभी प्रियंका जी कह रही थी कि ये ज्यादा केस नहीं है या ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं है, माफ कीजिएगा, आपके लिए ये एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो किसी का घर संभालता है, किसी की जिंदगी होती है। बहुत इस देश का बहुत बड़ा विडंबना है कि इस देश के अंदर में किसान को बहुत अलग थलग कर दिया गया, और क्या हालत है किसानों की ये कहने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड, मराठवाड़ा की क्या हालत है, किसान जो गन्ने का जिनका की खेती करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है। लेकिन यहां पे सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब चुनाव होता है तभी नेताओं को क्यों याद आती है। अभी कह रहे थे पैनल में कि हेमा मालिनी को मतलब मन हुआ इसीलिए वो खेत में चली गई। ये बिल्कुल स्टारडम है, पब्लिसिटी के लिए है। अगर आप काम करेंगे तो आज आपको ये तमाम हरकतें या चीजें करने की जरूरत नहीं थी। तो किसानों को लेके सरकार को जिस हिसाब से संवेदनशील होना चाहिए वो नहीं है, और इस देश में 65% खेती के ऊपर में ये देश निर्भर है। लेकिन किसानों की हालत क्या है? लेकिन फिर भी वही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार किसान को हम पब्लिसिटी का जिक्र आपने किया। पब्लिसिटी तो हर नेता इस वक्त कर रहा है, सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी में नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी, आपसे मेरा सवाल, गुड्डू पंडित इस तरह की गाली गलौज करते हैं राज बब्बर के साथ, उससे पहले आजम खान का इस तरह का बयान आया था, मायावती के चुनावी प्रचार पर भी 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई। क्या लगता है आपको, क्या ये सब कुछ करके ज्यादा वोट बैंक हासिल हो जाएगा?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे तो 72 घंटे की रोक लगा दी गई। मैडम, मैं कहना चाहूंगा मालूम है मुझे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी पे 72 घंटे की रोक है जी। और टोटल बीजेपी का चुनाव बजरंग बली और अली पे आके रुक गया है, चौकीदार पे आके रुक गया है। ये कैसा चौकीदार है? जब किसान हक मांगने जाता है तो चुनाव आयोग तो उस पर फैसला कर चुका है, लेकिन जो आपके नेता कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे? और विकास के मुद्दे की बात कीजिए ना। बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा, ये देश का कैसा चौकीदार है जो किसान अपना हक मांगने जाता है तो उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। तो आपने क्या किया था अपने कार्यकाल के दौरान? अन्य जाता है, देश को पालने वाला है, उस किसान के ऊपर लाठियां और डंडे सिर्फ वोट लेना जानते हैं। 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ किया है अपने राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जहां उसकी लंबे वक्त तक सरकार रही है? कितने खातों में पहुंचा? अभी फराह जी आपने कहा था, अभी हमारे प्रियंका जी ने कहा था 10 रुपए की आपने सवाल किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 3 रुपए 30 पैसे तक का चेक दिया है किसानों का। आप दे तो मैं सबूत दिखा सकता हूं, समय दे तो 3 रुपए 30 पैसे का चेक किसानों का यहाँ उत्तर प्रदेश में माफ किया गया है। उस समय कोई आवाज नहीं उठाता है। आज किसानों की बात आती है। हकीकत यह है कि आज जो प्रमोद जी, लेकिन सपा क्या हालत करके गई थी राज्य की कि कई करोड़ का कर्ज माफ करना पड़ा सरकार में आते ही बीजेपी को। वक्त आने पे प्रमोद जी, समाजवादी पार्टी क्या हालत करके गई थी राज्य की? सिर्फ विकास का कार्य किया है। आज मैं बता दूं फराह जी, 315 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे बनने से क्या किसानों को फायदा नहीं हुआ? क्या किसानों को मुआवजा नहीं मिला? किसानों को जो जमीन 10 लाख रुपए बीघे का था उसको 60 लाख। प्रमोद जी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास के नाम पर, वो भी एक्सप्रेस वे गिनाते हैं, आप भी वही गिना रहे हैं। कुछ और है विकास के मुद्दे, वो विकास के काम जो आपने किए हों? विकास के नाम पे इतने विकास किया है कि आप गिनना चाहें तो जितने भी विकास है सिर्फ फीता काटा गया है। बीजेपी के लोगों ने सिर्फ फीता काटा है। आज मैं बता दूं, यहाँ के होम मिनिस्टर 80 किलोमीटर का रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बनना था लखनऊ के किनारे, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं बांट पाए किसानों को। 80 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड का किसानों का मुआवजा नहीं दे पाए। अभी एलडीए आवास विकास ने जो जमीन को एक्वायर किया है उसका मुआवजा अभी किसानों को नहीं दे पाए। आज तक किसान प्रवक्ता गजेंद्र जी बैठे हैं, यही लोग अभी धरना प्रदर्शन किसानों के जी। प्रमोद जी, जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसी पर मैं जवाब चाहती हूँ गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी बताइए, क्या कुछ मिला था किसानों को? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया फराह जी, सरकार ने, कोई सी भी सरकार आई, किसान के हित की कोई बात नहीं करी उन्होंने। जो क्योंकि जब हम जो अपना गेहूं नहीं बेच सकते, अपनी सब्जियां नहीं बेच सकते, सब कुछ सरकार के ऊपर आधारित है। हमें फ्री क्यों नहीं कर देते? हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा क्यों नहीं देते ये लोग? जो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रोपगंडा है कि अगर किसान समर्थ हो गया तो हम किसान को पागल नहीं बना पाएंगे। जो आज जो बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ किसान को प्रलोभन देने का काम किया। हाँ, हमारे ऊपर लाठियां चली, दिल्ली में हमने एंट्री की 2 अक्टूबर को, लाठियां चली, हमने जवाब दिया। राजस्थान में 3 राज्यों में जवाब दिया हमने सरकार को, लेकिन हमारे साथ फिर कांग्रेस ने छलावा किया। अब जाए तो जाए कहां किसान? दिलीप जी, क्या करे किसान? गजेंद्र जी, सवाल तो बीकेयू पर भी उठते रहे हैं। नहीं, किसानों के नाम पर राजनीति की जाती है हमेशा। नहीं, बिल्कुल गलत। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी राकेश जी हैं, नरेश जी हैं, बिल्कुल आज तक अगर कहीं भी किसान जिंदा है, अगर अभी 10 साल में 3 लाख किसान ने आत्महत्या किए, और अगर किसान देखता है तो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत जी की तरफ या नरेश टिकैत जी की तरफ, बीकेयू की तरफ देखे। लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा होता है गजेंद्र जी, यहाँ पर इतना बड़ा संगठन है बीकेयू, तो आज तक राजनीतिक रूप क्यों इख्तियार नहीं कर पाया? दूसरों पर आज तक क्यों निर्भर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हम राजनीतिक रूप ना अख्तियार करेंगे आगे भी, और ना हम इस चीज तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दलदल है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों को, अभी यहां पे बात हो रही थी, एक दूसरे की बात को काटने की राजनीति सिर्फ, और कोई राजनीति नहीं है। किसान के बारे में, देश हित के बारे में क्या राजनीति हो रही है? जो किसान के बारे में क्या राजनीति हो रही है? किसानों के मुद्दे, देश हित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, आपने सुना। क्या कहेंगे आप इस पर? जो विकास की बातें हैं वो नहीं की जा रही है, सिर्फ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस वक्त।
फराज जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई गजेंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि ये दलदल है, लेकिन मुझे आज एक बात याद आ रही है कि अगर कोई तैराकी सीखना चाहता है तो उसे तालाब में या नदी में जाना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तब जाके वो तैराकी सीख पाएगा। और अगर वह नदी और तालाब में नहीं जाना चाहता तो तैराकी कभी नहीं सीख सकता। भाई गजेंद्र जी, दूसरों के लिए कहना बहुत आसान है, कभी केजरीवाल जी भी ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन जब सत्ता आई तब उन्हें पता चला कि सरकार चलाना क्या होता है और लोगों के सुख दुख में शामिल होना क्या होता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। और भाई प्रमोद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे तो बना दिया और उन्होंने कहा हमने 4 गुना जो है उसका भुगतान भी कर दिया, लेकिन उस 4 गुने भुगतान से किसानी नहीं चलने वाली। किसान की खेती अगर जाएगी तो किसान के लिए खेती करने की फिर व्यवस्था आगे कौन करेगा। और जहां तक एक्सप्रेसवे के चारों तरफ की बात है तो वो आप देख सकते हैं आप जाके कि किसानों की क्या हालत है वहां पर। दिलीप जी, आपको रोकना चाहूंगी, लखनऊ से मेरे सहयोगी शशांक भी जुड़े हुए हैं। शशांक, अब दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान है, जमीनी स्तर पर आप वहां पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आप आसपास के सारे एरिया में, सारे इलाकों में घूमे हैं। आपको क्या हकीकत नजर आई उसकी? तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या जो बड़े बड़े बातें कही जा रही है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, हकीकत कहीं नजर आती है या इससे अलग ही नजर आ रही है? आप लगातार नजर बनाए हुए उस पर। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, जो 8 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें सीधे तौर पे अगर एनालिसिस की बात करें तो साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के जो वेस्ट यूपी है उसमें 6 सीटों पे बीजेपी वर्सेस बीएसपी है और 2 सीटों पे सपा और आरएलडी के प्रत्याशी उतरे। साफ तौर पे अगर पहले आकलन जो अभी चल रहा था, क्योंकि हमारी जो शुरुआती डिबेट का जो मुद्दा था उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे जो चुनाव होना है वहां पे कौन किस तरह की स्थिति में है, ये प्रश्न है। जिस तरह से लोग लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वादे और दावों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक हकीकत है वो उससे परे है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों की बात कर ले जहां पर चुनाव होना है, वहां पर साफ तौर पर जो जिले हैं उसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, आगरा, नगीना, अमरोहा, मथुरा और हाथरस है। जहां पर प्रत्याशियों की स्थिति अगर बात करें, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर जो कि भोला सिंह है, वहां पर भोला सिंह वर्तमान सांसद हैं, उनको फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। दूसरी तरफ उन्हीं के यानी उनके जस्ट अपोजिट कांग्रेस ने बंसी सिंह यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सबसे पहले जो 3 राजनीतिक दलों के नेता मेरे साथ हैं उनसे मैं सवाल करूंगी। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप ही की केंद्र में सरकार है इस वक्त, तो सबसे ज्यादा मजबूत आप ही नजर आ रहे हैं, लेकिन 8 सीटों पर अभी चुनाव है दूसरे चरण में, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएगी बीजेपी, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, जो अब तक का हम लोगों का आकलन है उस आकलन के हिसाब से हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। कहीं पर भी हमें कोई भी संदेह नहीं है और उसका कारण सिर्फ एक है कि यह जो महागठबंधन बनाया गया है, इस गठबंधन। दिलीप जी, आपकी बात पर सपा के प्रवक्ता हमारे साथ है, वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जी आप बताइए प्रमोद जी, आपको क्या लगता है 8 सीटों पर जो इनके दावे हैं कितनी सच्चाई? पूरे 8 सीटों में एक भी सीट, इसका उदाहरण मैं मथुरा हेमा मालिनी जी का बताना चाहूंगा, जिसमें ये धर्मेंद्र जी को आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं यदि जिताओगे तो 16 का डायलॉग उनको बोलना पड़ा कि गांव के पानी के टंकी पे चढ़ जाऊंगा। इतने किसान उनसे नाराज हैं। एक सीट हेमा मालिनी जी का भी नहीं बचने जा रहा है 8 सीट में। प्रमोद जी, आप अपने कैंडिडेट की बात कीजिए, आपके जो उम्मीदवार हैं वो कितने मजबूत हैं? सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। प्रमोद जी, अपने उम्मीदवार की बात बताइए ना, वो कितने मजबूत हैं? गठबंधन के 7 सीट, 8 में से 7 सीट हमारे गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा, 7 सीटें आपका गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रियंका जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, आप भी बता दीजिए आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? देखिए, जीत हार का फैसला जनता को करना है और जनता के सामने पूरा बीजेपी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बनेगा और जनता ये देखेगी किसने हमसे वादे किए और कितने पूरे किए। जब बात आती है वादे करने की, तो ये बड़े बड़े वादे करके 2014 में इलेक्शन जीतते हैं,
कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, बनारस क्यूटो हो जाएगा। और आपको देखिए हुआ क्या, कोई एक काम बता दीजिए। प्रियंका जी बात वहीं आ गई, फिर आप आरोप प्रत्यारोप पर आ गई। वो बात घुमाइए मत, आप सीधे ये बताइए कि कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, मैंने कहा कि जीत और हार का जो निर्णय है वो जनता को करना है। जनता इस बार निर्णय करेगी और हमारा जनता जो तो हर बार है, निर्णय करती है। के सामने रखा है। हमने जनता के सामने ये रखा है कि हम किसानों की किस तरह मदद कर रहे हैं, हम गरीबों की किस तरह मदद कर रहे हैं, और हम जो बेरोजगार हैं उनके लिए हम इस जो है एक रोजगार की योजना लेकर आए हैं। 2000 प्रियंका जी योजनाएं बहुत लेकर के आए हैं, लेकिन कांग्रेस उतने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं नजर आ रही है जितनी आनी चाहिए थी? कितने उम्मीदवार जो आपके कितने मजबूत स्थिति में है उसके बारे में बताइए आप। उद्योग खत्म हो गए हैं, उनको खड़ा करेंगे। जितनी भी समस्याएं हैं, जो छोटे समस्याएं हैं, जिसमें रोजगार की समस्या है, जिसमें टीचरों की समस्या है, आंगनबाड़ी की समस्या है, आशा बहुओं की समस्या है, वो सारी समस्याएं हम समाधान करेंगे। चाहे वो पुरानी पेंशन की समस्या हो, वो हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसके साथ में आप देखिए किस तरह से हमारा जो घोषणा पत्र है उस पर यह कहा गया है कि एजुकेशन पर हम जो है अपना जो जीडीपी का है वो खर्च करेंगे 6%, और उसके साथ में जो एजुकेशन है उस पे खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च करेंगे। ये सारी अपनी योजनाएं गिनाने लगी, यहाँ पर घोषणा पत्र आप एक तरह से जारी कर रही है, गोल गोल बातें घुमा रही है। इससे साफ लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस है नहीं पार्टी में, उतनी मजबूत स्थिति में है नहीं पार्टी। नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाने से क्या होगा? ये देखिए, हमारे कॉन्फिडेंस दिखाने से कुछ नहीं होगा। जनता को इस बार डिसाइड करना है, और जनता बता देगी। जनता तो हर बार ही डिसाइड करती है, कोई पहली बार नहीं डिसाइड करेगी। देश का जो बेरोजगार है वो बताएगा, और इनको पूरी तरह से। जी दिलीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। जुमलों को तो जवाब देगी ना जनता। जनता का जो झूठ बोलकर ये सरकार में बैठे हुए हैं, और जनता का फराजी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लखनऊ में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला और मोहनलालगंज में किराए का प्रत्याशी लाना पड़ा। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कल तक जो आरके चौधरी समाजवादी पार्टी में रिजल्ट्स बता देंगे भाई साहब, वेट कर लीजिए। दिलीप जी, प्रत्याशी तो बीजेपी को भी रवि किशन और निरहुआ जैसे लाने पड़े, तो क्या आपको भी नहीं मिल रहे थे? भाग करके कर रहे थे। आप कहते हैं कि 50 साल तक हम सत्ता में राज्य करेंगे। मेरी बात आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आरके चौधरी साहब, जिनका टिकट सपा से हो रहा था, सपा से जब नहीं हुआ, और रामकृष्ण भार्गव जी का जो है टिकट जो है 40-42 भार्गव जी का टिकट जो है मोहनलालगंज से हो गया था, उनका टिकट काट के आरके चौधरी जी को दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। ये कैसे अपने बारे में बताइए ना दिलीप जी, रवि किशन और निरहुआ जैसे स्टार्स को क्यों लाना पड़ा आप लोगों को? तो आप अपनी पार्टी तो देखते नहीं है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमने जहां पर भी प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर बहुत सोच समझ के प्रत्याशी उतारे हैं। कहीं पर भी हमको इस तरह की स्थिति नहीं हुई कि हमारे पास प्रत्याशी है नहीं, हमें ढूंढ के लाना पड़ा हो। और दूसरी बात रही, एक बात मेरी बीच में रह गई थी। हमारे मित्र सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 80 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड है। मैं उनके करेक्ट कर दूं, 105 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड है, और जिसमें 27 किलोमीटर चालू हो गया है, जिसमें 27 किलोमीटर चालू हो गया है। 5 साल में 80 किलोमीटर नहीं बना पाए। आपको बड़ी हंसी आ रही है, कहिए क्या कहना चाहते हैं? और आप एक बात बताइए, पूरा नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल में ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि 27 किलोमीटर मात्र बना पाए, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं बना पाए। तो आगे क्या यहाँ की जनता, किसान? अभी हमारे गजेंद्र जी बैठे हुए, गजेंद्र जी की संगठन ने अभी लखनऊ में एलडीए और आवास विकास के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको मुआवजा मिल जाए किसानों को। किसानों का वो हाल है। अभी आने वाले चुनाव में अभी जो वोट पड़ रहा है, 48 घंटे इंतजार कीजिए आप फराजी, और देखिए कि जनता सिर्फ बटन दबाने के लिए बैठी है। किसान से लेके नौजवान तक और बेरोजगार तक
सब ये नौकरी ढूंढ रहे हैं, अच्छे दिन के इंतजार में है। किसान भी इंतजार में है कि मेरे अच्छे दिन कहाँ गए। अच्छे दिन से चाय वाले चौकीदार कब बन गया? चौकीदार बन गया तो मेरा गाय खेत से क्यों नहीं भगा रहा है? अभी तो किसान इस इंतजार में है। सही मायने में जिस उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पश्चिमी में किसानों के क्षेत्र में हो रहा है, और किसान इनको अभी बताने वाला है। अब की बार ये 200 सीट यदि पूरे भारत में पा जाए तो बहुत बड़ी बात जी। लेकिन अगर क्या जनता आपका बटन दबाएगी तो क्या आप दे पाएंगे देश को प्रधानमंत्री? खुद कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव? अभी 97 सीट बिल्कुल दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री चेहरे में क्या अखिलेश यादव में कोई कमी है? क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? क्या चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता तो क्या प्रमोद यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? पूरे देश में 37 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री दे पाएंगे? जैसे लोग बनेंगे, दिलीप जैसे लोग, गजेंद्र जी जैसे लोग बन सकते हैं। 37 नहीं, एक सांसद पीएम बन सकता है, दो सांसद वाले चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन सकते हो। क्या इसी उम्मीद में है आप कि 2-4 सांसद बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री दे देंगे देश को? वो श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक बार ये चौकीदार के मुंह से जय जवान जय किसान क्यों नहीं निकल रहा है? सिर्फ वोट लेना जानते हैं, जवानों को भुनाना जानते हैं। किसान चौकीदार एक बार क्यों नहीं मुंह से निकल रहा है? जय जवान जय किसान का नारा क्यों नहीं? जी दिलीप जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे नहीं हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी लाल बहादुर शास्त्री बनना चाहता हूँ। चौकीदार ने तो पहली दीपावली अपनी जो है नौजवानों के साथ मनाई, और जय जवान जय किसान की जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से पहला चुनाव गाय गोबर पे रह गया, दूसरा चुनाव जितना काम किसानों के लिए और जवानों के लिए किया है, ये जो होने जा रहा है, सिर्फ जाना चाहते हैं, होने जा रहा है ये जो किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। आप एक एक करके अपनी बात कहिए, समझ नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। पहले आप कहीं रोड पे निकलते थे तो लिखा होता था कि आपने पहली बार किसानों की बात उठाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। आज के डेट में तो जिस चैनल पे देखिए सिर्फ चौकीदार की बात हो रही है। आपने कम से कम जमीन पे किसानों की बात तो उठाया। यहाँ तो एक किसानों की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ कहते हैं चौकीदार की बात सुनो। प्रमोद जी लगायत ये भी बता दीजिए 2012 से 17 तक क्या किया देश में, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने? हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। देखिए रामलला को ठग दिया, करने वाली बात आ गई। रामलला को ठगने के बाद बजरंग बली पे आ गए। बजरंग बली करने वाली बात आ गई, किसान से रामलला को तो इन्होंने बेच दिया, अब बजरंग बली को बेचने आए हैं। लेकिन आपने बजरंग बली को बजरंग बली कर दिया। डेट बजरंग बली कहाँ से याद आ गए? क्योंकि रामलला को तो इन्होंने भुला दिया, अब बजरंग बली पे आ गए हैं, चौकीदार पे आ गए हैं, बजरंग बली पे आ गए हैं। मैं कहना चाहूंगा जी के पहले वफादारी करो, पहले अयोध्या में के साथ ना तो गाय अलग की जा सकती है, कर रही है जनता, ना तो गोबर अलग किया जा सकता है। और हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गाय और गोबर में सरकार सिमट के रह गई। अरे आप एक बात बताइए कि अगर गोबर नहीं होगा तो किसानों की किसानी कैसे चलेगी? और ऐसी स्थितियों में ऐसी रामलला की जब बात हो ही गई है तो अब तो प्रियंका गांधी भी दौरा कराई है अयोध्या। क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? और क्या इसीलिए पहुंची थी वहां पर प्रियंका गांधी? अखिलेश जी तो लंदन से पढ़ के आए हैं। फराजी एक मिनट। जी बोलिए। फराजी के पास टाइम नहीं था। फराजी एक मिनट टाइम नहीं था। मैं केवल अपनी 5-10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। अखिलेश जी तो लंदन से पढ़ के आए हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी तो पक्के किसान हैं, और पक्के किसान होने के बावजूद इस चुनाव में कहीं पर भी मुलायम सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसानों की बात करने वाला नेता दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों की क्या हालत हुई होगी। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। और गाय गोबर की बात करते हैं, किसान को गाय से और गाय को किसान से कभी अलग नहीं किया जा सकता। दिलीप जी की बातों को जब इन्होंने कहा, मेरे नेता की बात की, कम से कम मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, संरक्षक के रूप में सम्मान दे रहा हूं। इन्होंने तो आडवाणी जी को, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को, उदाहरण है यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिंह जी, सबको तो इन्होंने किनारे कर दिया, जो बीजेपी को 2 से 40 से लेकर बहुमत की सरकार बनाने किसानों की बात कर रहे हैं। किसान सुन ही रहे हैं कि राजनीतिक दलों के नेता किसानों को लेकर किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा प्रमोद जी, सबसे पहली बात तो मैं दिलीप सिंह जी से बोलूँगा।
हमारा संगठन 87 में बना था। आपने कहा ना दलदल, 87 में बनने के बाद इतना बड़ा हमारा यहाँ इंडिया से अलग 72 देशों में हमारा संगठन चलता है, भारतीय किसान यूनियन। शांत हो जाइए प्रमोद जी, शांत हो जाइए। 72 देशों में बाहर भी भारतीय किसान यूनियन का संगठन चलता है। नरेश टिकैत जी हमारे अध्यक्ष हैं। हमने आज तक 87 से आज तक, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने मतलब यूनियन बनाई थी, 87 से आज तक हमने इसका राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं आपसे, और अभी भी वक्त है कम से कम अपनी सरकार को भी, कांग्रेस को, बीजेपी को मैं सबसे गजेंद्र जी सीधे तौर पर नहीं आए, राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन बैकफुट से तो सपोर्ट किया ही है। इस बार किसको सपोर्ट? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने सब फ्रीडम, हमने सब फ्री छोड़े हुए हैं। अगर जहां जिसका मन आए वो वोट दे, क्योंकि हमारा जब मन आएगा ना, हम जिस तरह सपोर्ट करेंगे तो हम बिल्कुल सामने खुल के आकर करेंगे। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग सरकारों से है, हमारा टकराव सरकार से होता। और आज भी हम ये कह रहे हैं, ईश्वर जो भी सरकार है उनको सद्बुद्धि दे और किसान के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे। लेकिन वादे तो फिर से बड़े बड़े किए जा रहे हैं किसानों के लिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। तो क्या लगता है आपको? हमें जैसे 70 सालों से देख रहे हैं हम, जो वादे चल रहे हैं, जो ड्रामे चल रहे हैं, आगे भी वही ड्रामे चल रहे हैं। हमें तो ऐसा दिख रहा है, हमें कोई भी जमीनी स्तर पर अभी बात नहीं। मैं अभी गया था अमरोहा, वहाँ कंवर सिंह जी से मिला, मैं वहाँ पे उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द भी समझते हैं। मैंने कई बात उनको पूछ करके देखा, बात करी उन्होंने, और कुछ काम भी किए हैं। लेकिन हम आगे भी राजनीति के से तो हम दूर रहेंगे, लेकिन जाएंगे उस सरकार के साथ जो किसानों का भला करेगी। लेकिन कौन सी सरकार जाएगी, क्या लगता है कौन सी सरकार जाएगी? आप कह रहे हैं उस सरकार के साथ जाएंगे। सरकार तो सब लोग मिलकर बनाएंगे देश की जनता। अभी हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हमारे साथ जो भला करेगी हम आगे आने वाले टाइम में उसके साथ जाएंगे। हमने अभी बीजेपी के खिलाफ किया, कांग्रेस को जिताया, किसान ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और उसके बाद कांग्रेस को जिताया। हम बड़े खुश हुए, हमारे लिए वादा किया, लेकिन वहां ढाक के 3 बात निकले। वो सरकार बनने के बाद फिर वो बैकफुट पे कांग्रेस आ गई। जो अब किस पे विश्वास करे किसान, कहां जाए किसान? तो क्या लगता है 3 राज्यों में इतनी जल्दी बैकफुट पर आ गई सरकार, तो अब किस पर यकीन करेंगे? अब क्या करेंगे? आप लोगों के पास क्या रास्ता नजर आता है? बिल्कुल हमारे पास तो एक ही है कि हमारी अगर मांग मानी जाएगी ठीक है, नहीं आंदोलन का रास्ता है। सरकार बनने के बाद अगर सरकार ने माना तो ठीक है, नहीं अब बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जो तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, लेकिन आपकी अहम मेन जो मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारी मेन मांग एक ही है कि हमें फ्रीडम दिया जाए। अपनी फसल, जो हमारा फसल है, हम अपने तरीके से अपने मूल्य पे, हम 2 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं और बाजार में 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। ये बीच का जो गैप है, 48 रुपए का गैप, सरकार का, बिचौलियों का, ये खत्म किया जाए। किसान अपनी आज़ादी से अपनी फसल बेच सके, जाओ मार्केट में ले जाए। हमें बिल्कुल स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की हमारी पहले भी मांग थी और आज भी हमारी मांग सरकार से यही है, जो भी सरकार आती है। गजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे वहां से भी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, सुना आपने कि अब आंदोलन की राह इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। गजेंद्र जी ने साफ कहा कि आंदोलन किया जाएगा अपनी मांगे मनवाने के लिए। क्या सरकार ऐसे ही मान लेगी या आंदोलन का फिर आंदोलन के बाद ही सरकार पर असर पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फराजी। और जो गजेंद्र जी कह रहे हैं इस पर विचार किया जाएगा और सरकार बहुत गंभीर है। बिल्कुल कहीं से भी यह बात सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग इस बात के लिए गंभीर हैं कि किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान पूरे तौर से किया जाए। इसमें कहीं पर भी कोई भी संशय हम लोगों को नहीं है, किसी भी तरह का। क्या कहना चाह रहे हैं फराहा जी? अभी जो आपने प्रधानमंत्री की बात कही थी, तो 1 मिनट का समय सिर्फ लूंगा। इस समय जो 23 तारीख को जो गिनती होगा इस चुनाव का, उस समय ना चौकीदार प्रधानमंत्री बनेंगे, ना चाय वाले बनेंगे। अब की बात सिर्फ किसान का बेटा या बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। ये आप बात कहीं नोट कर लीजिए। आने वाले समय में चाहे वो 20 सीट वाला बने या 15 सीट, सिर्फ किसान का बेटा या बेटी ही प्रधानमंत्री बनेगा। अब कोई चौकीदार नहीं चलेगा, सिर्फ किसान का बेटा या बेटी प्रधानमंत्री बनेगा, तभी किसानों का भला हो पाएगा। ये सब जुमलेबाजी से अब काम चलने वाला नहीं है, ना अच्छे दिन आने वाले हैं। कहिए क्या कहना चाह रहे हैं?
किसानों का भला होने वाला है सिर्फ किसान के पेट से। किसान का बेटा, जैसे इन्होंने कहा मेरे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का बेटा किसान है, किसान का ही बेटा, यदि कोई भी किसान का, जैसे मैं किसान का बेटा हूं, किसान का ही बेटा जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक किसानों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रमोद जी को आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपना नामांकन किया और समाजवादी पार्टी को उनके सामने लड़ाने के लिए पूनम सिन्हा जी को लाना पड़ा। वो कितनी बड़ी किसान हैं ये दुनिया जानती है। और मेरे नेता अखिलेश जी के खिलाफ निरहुआ को लाना पड़ा, मैं स्पष्ट रूप से यह बात बताना, निरहुआ को लाना पड़ा। देखिए, मैं तो निरहुआ तो नाच गाने वाला है, एक गंगा जल देखिए, एक मैं बताना चाहूंगा, इनको समझना चाहिए कि जो लखनऊ पार्टी एक गंगा जल है, इसमें कोई जानती लगा ले। वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त पूरा हो चुका है। फिलहाल मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शशांक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अर्जुन पंडित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, अर्जुन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम वादे दावे तो किए जा रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि जनता जवाब देगी, बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं 8 की 8 जीतेगी इस बार बीजेपी, जबकि अगर बात करें सपा की तो वो भी महागठबंधन के साथ सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा। हालांकि दावे वादे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किसको देती है मैंडेट। तो फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार। पसीना खून पसीना रगड़ के सीना लाया खून पसीना, रुक के थक के अकड़ के झुक के ऐसे है चलना खोल के जलना। पसीना खून पसीना रगड़ के